चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर, है ना। हाँ, फिर बाद में यूट्यूब पे देख लेंगे वो, उनको देख। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैं भी यूट्यूब पे ही देखूंगी तो। क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम? रोटी बनाने सर। अच्छा, रोटी बना रही हो तुम? मैं तो भाई अभी रोटी बना के फ्री हुआ हूँ। मैंने बोला था ये क्वेश्चन लिखा किसी ने चारों, सपना के अलावा किसी का आया नहीं मेरे पास। सर मैं भेजूंगी आपको रात में। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, अब कास्ट सिस्टम की बात आती है। देखो कास्ट सिस्टम है ना, इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना कि कास्ट सिस्टम के कारण क्या होता है, सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। ठीक, जैसे कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे पॉलिटिक्स तो है ही, सबसे मेन चीज़ तो पॉलिटिक्स तो है कि सारी चीज़ें पॉलिटिक्स, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, इनके पीछे इर्द गिर्द घूमती है। ठीक, दूसरी जैसे ट्रेडिशन टाइम में इकोनॉमी सिस्टम भी कास्ट सिस्टम के बेस पे चलता था। ठीक है, दूसरी बात अभी जो प्रेजेंट टाइम में अगर देखोगे तो कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही है ना, कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले जैसे शादियाँ होती थी, आज भी जैसे मैरिजेज मोस्टली कास्ट सिस्टम के बेस पे ही होती है। तो कहीं कहीं जो फैमिली का जो फंक्शन होता है उसको भी कहीं ना कहीं डिसाइड करती है। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो अपन ये देखेंगे कि पहले कास्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक है, मतलब आखिर में कौन सी, मतलब क्या होता है कास्ट सिस्टम, मतलब कास्ट और रिलीजन में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, फिर अपन ये देखेंगे ऐसे मॉडर्न चेंजेस जो हुए हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मान लो कि आजकल लव मैरिजेज बढ़ रही है, तो वहाँ लोग मोस्टली नहीं देखते हैं। ठीक है, कि कौन सी कास्ट का है क्या है, मैटर नहीं करता। पहले तो ऐसा मतलब बोला जाता था कि जैसे अपर वर्ग का जो व्यक्ति है नीचे लोअर वाली लड़की से शादी कर सकता था, पर लड़का अपर वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता था। तो वो सिस्टम, उसमें चेंजेस आए हैं। ठीक, पर साथ के साथ अपन देख रहे हैं कि कास्ट सिस्टम आज भी बना हुआ है। लोग अपनी कास्ट का नाम जैसे गाड़ी के आगे लगाते हैं। ठीक है, अपना सरनेम को लोग पावरफुल तरीके से शो ऑफ करते हैं। बहुत सारे कास्ट ग्रुप भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे जाट महासभा हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये मतलब ये है कि आज भी इंडिया में कास्ट सिस्टम चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अपन देखते हैं कि इतनी सारा डेवलपमेंट है अपनी इस मतलब चांद पे भी पहुंच गया, परंतु कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशन टाइम में आज भी वो चीज़ें थी वो आज भी चल रही है। ठीक, अब सबसे पहली बात आती है कि भाई जाति व्यवस्था क्या है। मतलब देखो एक चीज़ याद रखना, मतलब मैं कुछ भी छोटा, देखो जाति एक अलग चीज़ हो गई। ठीक, व्यवस्था का मतलब होता है एक सिस्टम, एक निकाय, मतलब कि एक समाज के अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से और व्यवस्थित तरीके से चल रही है व्यवस्था। समझ रहे हो, व्यवस्था ये एक दिन में नहीं बनी है, एक हज़ारों सालों में बनी है। आज भी देखो व्यवस्था एकदम कास्ट में लोग शादी करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम बना हुआ एक निकाय है, एक मतलब समाज की परिविधि को घेरता है कि ये समाज है, इससे समाज से बाहर नहीं जाना, शादी नहीं करना, उठ बैठ नहीं करना, बहुत सारी जो चीज़ें चलती हैं, खान पीन नहीं करना, किसके साथ खान पीन करना है, किसके साथ नहीं करना। तो ये बहुत पूरा एक सिस्टम है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो जाति व्यवस्था का मतलब है कि परंपरागत जो भारतीय समाज में विद्यमान श्रम विभाजन, मैंने वही बोला कि कास्ट सिस्टम के आधार पर पहले से श्रम विभाजन डिसाइड होता था। मैंने उस दिन ही बताया था, जैसे ब्राह्मण होता है, वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो गया, ठीक है, शूद्र हो गया। तो ब्राह्मण का काम होता था कि जैसे यज्ञास परफॉर्म करना, ठीक है, और जो है एजुकेशन को प्रमोट करना, इनका काम होता था। वैश्य का काम होता था इन सब, जैसे देखो यहाँ पे क्षत्रिय आएगा फिर वैश्य आएगा, हायरार्की ऑर्डर ये होता है। ठीक, तो क्षत्रिय का काम होता था इनके सबकी रक्षा करना, प्रोटेक्शन काम जो है वो क्षत्रिय का काम होता था। वैश्य का काम होता था इनके सबके लिए खाना पकाना, मतलब जो भोजन मतलब ये होता ना, अनाज वनाज पैदा करना, इनके लिए मार्केटिंग, मर्चेंट का काम करना, वो सारी चीज़ें वैश्य का काम होता था। शूद्र का काम होता था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक, तो पहले जो श्रम विभाजन सिस्टम था वो इसी आधार पे था, जाति के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर याद रखना कि जो उस टाइम जो ट्रेडिशन में जो श्रम विभाजन था वो व्यक्ति के कर्म के आधार पर था। जैसे मान लो जो योग्य है उसके आधार पर उसको काम दे दिया गया,
पर बाद में ये क्या हुआ, एक कास्ट के रूप में जनरेट हो गया कि ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण ही है, परंतु पहले ऐसा नहीं था, पहले कर्म के आधार पर था। और बाद में क्या हुआ कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई, ठीक। तो मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, ठीक है, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र हो गया, ठीक है, और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो गया, ठीक। तो ये जो श्रम विभाजन है वो कहीं ना कहीं कास्ट को जनरेट करने में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे मैं एक बताता हूँ, जैसे लाहौर मान लो कि जो ये घड़ा वड़ा बना नहीं, जो लोहे का काम करते हैं, ऐसे तो लाहौर मतलब क्या बोलते हैं उनको, मतलब लाहौर लोहार है, हाँ। तो लोहार है, तो अब देखो वो एक पहले एक व्यक्ति था वो, पर आज एक कास्ट हो चुकी है, समझ में आया। तो मतलब ये है कि जो श्रम विभाजन था आगे मतलब पहले श्रम विभाजन था, डिवीजन ऑफ लेबर था, बाद में वही से एक कास्ट सिस्टम के रूप में क्रिएट हो गया, ठीक। दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ है कि असमानता होती है इसमें। असमानता देखो ना, जैसे ब्राह्मण है, अब जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का ऐसा होता था कि वो शूद्र के जाके वहाँ घर पे खाना कभी नहीं खाएगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो ये हेरार्की ऑर्डर भी था इसमें, जैसे सबसे ऊपर ब्राह्मण हो गए, फिर क्षत्रिय हो गए, फिर वैश्य हो गए, फिर शूद्र हो गए, ठीक। तो हेरार्की ऑर्डर भी था और इनइक्वलिटीज़ भी ज़्यादा थी। जैसे मान लो कि जो शूद्र होते थे वो मंदिर नहीं जा सकते थे, नदी में स्नान नहीं कर सकते थे, इनके कुएँ भी अलग होते थे, ठीक है, तालाब अलग होते थे, ठीक है, और मतलब रहने का एक स्थान भी अलग होता था। जैसे जो गांव के बाहर जो है ये शूद्रों को रखा जाता था। पर आज भी आप देखना मोस्टली इंडिया के गाँव में आप चले जाना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आज भी ये ट्रेंड पाया जाता है। आज भी शूद्राज जो रहेंगे गाँव के एक बाहरी छोर पे रहेंगे, ठीक है, और जो पूरा जो डोमिनेट कास्ट रहेगा वो गांव के अंदर रहेगा, उनके हर जगह घर मिल जाएंगे, और जो शूद्राज रहेंगे वो गांव के बाहर वाले साइड में रहेंगे। आज का भी ये हकीकत है, ठीक। तो पहली बात तो इनमें असमानता पाई जाएगी, ठीक है। अब इनका जाति सिस्टम के आधार पर शादियाँ कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, नियम इनके अलग रहेंगे, कौन कहाँ एजुकेशन जाएगा, क्या काम कर सकता है, क्या सब कुछ चीज़ें। और हेरार्की का एक ऑर्डर रहता है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, फिर उसे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आएगा, ठीक। ये हेरार्की ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम में ये रहेगा कि हेरार्की ऑर्डर रहेगा, ठीक। तो जैसे अब जैसे हेरार्की ऑर्डर आज भी देख लो, ठीक है, आज भी आप देखोगे तो जाओगे तो मोस्टली लोग जो है, जैसे अगर आप बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में आज भी मोस्टली जो अपर कास्ट है वो भी आज भी डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कहना है मतलब इनइक्वलिटी है ये, ठीक है, आज भी है ये इनइक्वलिटी, आज भी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। आप कहीं भी बड़ी बड़ी संस्थाओं में चले जाओ, ठीक है, तो वो हेरार्की आज देख लो, जो मान लो कि जो SC/ST है, ठीक है, वो आज भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना इतना जितना होना चाहिए। आज आप देख लो प्रधानमंत्री आप उठा के देख लो, पहली बार कोई राष्ट्रपति बनी है इतने 70-75 सालों में, और जो भी राष्ट्रपति, तो सोचो कि कोई मतलब ही नहीं, अगर आता सोचो कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, ठीक है, मतलब इसका मतलब है स्वाभाविक सी बात, आज भी कहीं ना कहीं इनइक्वलिटीज़ तो है ही, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है, ठीक। अब अगली बात आती है कि भाई इनके कैरेक्टरिस्टिक, आप जाति व्यवस्था को कैसे पहचानोगे। मतलब एक रिलीजन व्यवस्था होती है, एक रिलीजियस सिस्टम होता है, एक कास्ट सिस्टम होता है। तो अब आपको ये समझना है कि रिलीजन व्यवस्था और कास्ट सिस्टम में क्या अंतर होता है, ठीक। आप देखो ध्यान से समझना। तो पहली बात ये होता है कि इंडियन सोसाइटी का जो खंडात्मक विभाजन होता है, खंडात्मक विभाजन का मतलब मैंने वही बोला, ठीक है। जैसे पहले ये लेबर डिवीजन के आधार पे होता था, परंतु अब ये क्या हो गया, विभाजन हो गया। पहले श्रम के आधार पर था, परंतु कर्म आधारित होता था, परंतु अब ये विभाजित हो गया। अब विभाजित 200 हज़ारों, मतलब ये हो गया कि टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। जाति अब मतलब इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हिंदुओं में मतलब इतने कास्टेज है, मुस्लिमों में भी कास्टेज होती है, ठीक है, कि सिख धर्म में चले जाओ वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम होता है। तो बहुत खंडात्मक विभाजन हो गया इसका, मतलब बहुत सारी कास्टें हो गई है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक। जन्मजात सदस्यता, पहले मैं वही बता रहा था कि परंपरा का सिस्टम में कर्म आधारित थी, ठीक है, पर आजकल कैसे हो गई है, जन्मजात सदस्यता हो गई। मतलब जैसे ही आप लोहार के बेटे हो आप, ठीक है, तो आप जन्म से ही आपको टैग लग गया कि आप लोहार के बेटे हो। अब स्वाभाविक बता, पंडित के बेटा नहीं बन सकते आप, समझ में आया। हो सकता है कि आपके जो पिता हो कर्म के आधार पर आज वो हो ब्राह्मण हो, सारे नियम फॉलो करते हो, सब कुछ है, वेद पढ़ते हो, सब कुछ है, परंतु फिर भी आपको आज जाना जाएगा तो लोहार ही जाना जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब है जन्मजात सदस्यता है। जैसे आप जिस कास्ट में जन्म लेते हो आप उस कास्ट के सदस्य हो जाते हो और हमेशा उसी के लिए मतलब बने रहोगे और वो कोई हटा नहीं सकता, ठीक। अगला अंतर्विवाह के नियम, वही मैं बता रहा हूँ कि सब कास्ट अपनी अपनी शादी में करते हैं। जैसे मान लो कि लोहार है
तो वो शादी जो करेगा अपने बच्चों की तो सबाई से लोहार कास्ट के अंदर ही करेगा, ये चीज़ याद रखना। परंतु हाँ, उसमें भी होता है कि गोत्र सिस्टम को फॉलो किया जाता है। गोत्र सिस्टम की अपना खुद का गोत्र, अपनी माँ का गोत्र, ठीक है, पिता का गोत्र जो होता है, ठीक है, पिता का तो मतलब खुद का गोत्र वही हो गया, माँ का गोत्र हो गया, नानी का हो गया, ठीक है, और दादी का गोत्र हो गया। इसमें कभी शादी नहीं करते, ठीक। तो अंतर्विवाह के नियम रहेंगे कि अपने सेम कास्ट में शादी करना, ताकि देखो ये इसलिए रखा गया था सिस्टम, ताकि कास्ट यूनिटी बनी रहे। अब उस टाइम के हो सकता है कि उस टाइम की ज़रूरत रही हो, ठीक है, परंतु प्रेजेंट टाइम में क्या है कि ये चीज़ें सही नहीं है, इसीलिए तो इंटर कास्ट मैरिज को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, ठीक। तो अंतर्विवाह के नियम बने होते हैं, ठीक। प्रतिबंधित निश्चित पैसा होता है, जैसे लोहार है तो मतलब आजकल तो इतना नहीं है, पर पहले था, और आज भी कहीं ना कहीं माइन्यूट लेवल पे तो कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। जैसे लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, और वो एक अच्छा क्षत्रिय हो सकता है, उसको अच्छी तलवार चलाना आ सकती है, परंतु समाज के नियम उसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रतिबंधित होता था, निश्चित पैसा होता था। ऐसा भी बोला जाता था कि अगर ये रेगुलर एक ही काम करते रहेंगे तो इनमें निपुणता आ जाएगी, कार्य बहुत अच्छे तरीके से कुशल तरीके से कर सकेंगे। परंतु क्या हुआ कि एक टाइम के बाद में वो कार्य थोपा जाने लगा। सब ऐसी बात है, अब लोहार के मान लो कि 5 बेटे हैं, अब सबके सब लाहौर तो नहीं बन सकते। अब किसी का मन है मान लो कि इंजीनियरिंग करने का, किसी का करना है यूपीएससी को करने का पर्पज़ है, तो सब ऐसे तो लोहार का बेटा वो लोहार तो नहीं बनेगा, ठीक। परंतु उस टाइम क्या था कि सोसाइटी में जजमानी व्यवस्था थी ना, तो इसीलिए वो ज़रूरी हो जाता था। जजमानी व्यवस्था में भाई लोहार सबाई की बात है, उसको बना के देना ही है सब लोगों को। उसको मतलब हथिया बनाना है, उसको जो मतलब ये चम्मच सब बनानी है, उसको बनानी ही पड़ेगी, उसको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुम्हार है तो कुम्हार को घड़ा बना के देना पड़ेगा। तो फिक्स था पहले, जजमानी व्यवस्था सिस्टम में फिक्स था, याद रखना। आजकल नहीं है, आजकल मतलब कहीं कहीं थोड़ा बहुत है, पर आजकल वो अब सब अपने अपनी इच्छा के अनुरूप है, और कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि दिक्कत के कारण भी लोग करते हैं, ठीक है। तो जजमानी व्यवस्था सिस्टम के कारण प्रतिबंध निश्चित पैसा था उस जमाने में, ठीक। खान पान एवं सामाजिक संबंध से जुड़े नियम थे। मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे ब्राह्मण था वो शूद्र के जाके खाना नहीं खा सकता, और शूद्र है तो चाहे ब्राह्मण हो चाहे वैश्य शूद्र, उनके साथ बैठ के एक पंक्ति में खाना नहीं खा सकता। सोचो, अरे ये तो आज भी होता है गाँव में, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बीते ज़माने की बातें। आज भी आप चले जाओ, बहुत सारे आज भी देख लेना, जो लोअर कास्ट होती है उनको बाहर बैठा दिया जाता है जब भी कोई बहुत चल रहा होता है, बाहर उनको ऐसे पत्तल में दे दिया जाता है कि बाहर जाओ। और आज भी ये चाहे साउथ में चले जाओ इंडिया में, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, चाहे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, चाहे वेस्ट में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। मैं खुद एक बता रहा हूँ, राजस्थान के वेस्ट राजस्थान में ऐसा है, वहाँ की हकीकत सोचो ऐसा है कि अगर जैसे मान लो कि आज भी अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय इनसे नीचे अगर कोई भी जाते हैं वहाँ पे, तो उनको उनके लिए उनके एक अलग बर्तन होते हैं, वो अपने अपने सोचो कि खाने के बर्तनों में उनको नहीं पहुँचते हैं। मतलब आज भी ये हकीकत है, उनके लिए अलग से बर्तन रखते हैं। सोचो, और ऐसे नहीं है बड़े बड़े IAS अधिकारी वहाँ पे मतलब ऐसे करते हैं, जो खुद आज SDM होंगे वो होंगे, पर उनके घर में ये नियम चल रहा है। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि ऐसा नहीं है कि बीते वर्षों की पुरानी बातें, ऐसा नहीं है। तो खान पान में सामाजिक संबंध किसके साथ उठ बैठ करेंगे। एक अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा तो रवि जो है ना, ये NDTV वाला, तो ये एक यूपी के किसी गांव में जाता, तो वहाँ पे मतलब एक ब्राह्मण के घर में जाता, तो वहाँ पे ब्राह्मण एकदम खाट पे बैठा रहता है उस तरीके से। अब वो जो कोई शूद्र आता मतलब थोड़ा दलित कास्ट का आता, तो वो नीचे बैठा रहता है, तो उसको मतलब ये रवीश कुमार, हाँ, तो रवीश कुमार बोलता है उसके, नहीं आप बैठो ऊपर। तो फिर उसको बोल रहा था कि क्या आप इस दादा से डर रहे हो क्या तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आज भी इंडिया में हकीकत है, तो ये कोई बीते समय ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा होता है। खान पान के नियम है, निषेध है, ठीक है। सामाजिक संबंध भी उस तरीके जुड़े होते हैं। अगर आज भी जैसे मान लो बहुत सारे गाँवों में आप चले जाओगे ना, आज भी जैसे ठाकुर है, पटेल है, अब वो आज भी ठाकुर पटेल बने हुए हैं गाँव में, उनके बिना कुछ काम नहीं होगा। अब जैसे कोई दलित का बेटा मान लो कि IAS भी बन गया, तो उसको भी है ना इनके पैर जाके छूना पड़ेगा आज भी, चाहे IAS बन गया हो। हकीकत में बता रहा हूँ, ऐसा कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, ये आज भी ऐसा है। मतलब आज भी सारी चीज़ें उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है। आज भी ऐसा नहीं कि आप IAS अधिकारी बन गए हो तो मतलब हाँ, कहीं कहीं कुछ बदलाव हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से बदलाव हो गया है, ठीक है। विशेषाधिकार व निर्योग्यताएं, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे जो अपर कास्ट है उसको ऑटोमेटिक विशेषाधिकार मिल गया, उनको प्रिविलेज मिल गया, ठीक है। जैसे भाई ब्राह्मण है, स्वाभाविक सी बात है, उसका तो 2 ही काम है कि जो वेदों को चरण करेगा, और उसको खाने पीने के लिए मेहनत नहीं करना है। उसको ऑटोमेटिक जो वैश्य है, समाज शूद्र है, ये सब उनकी सेवा करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद है, उनको विशेषाधिकार मिल गई। निर्योग्यता है, ठीक है। अब जो नीचे वाले जो कास्ट है, जो वैश्य शूद्राज हो गए, चंडाल हो गए, उनको निर्योग्यता है। मतलब निर्योग्यता को मतलब होता है उनको रोक देना कि आप ये काम नहीं करोगे। जैसे
ठाकुर का भाई मतलब ब्राह्मण का कुआँ है तो वहाँ से पानी नहीं भरोगे, नहीं भरोगे, उस तालाब से पानी नहीं भरोगे, नहीं भरोगे आप, ठीक है। तो पता है निर्योग्यता रोक दी गई उनके, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे अम्बेडकर को देखो कितना वो उनको सहन करना पड़ा कि आप तो भाई सभा सी बात है, कचरा उठाने के लिए जन्म लियो, काहे आप पढ़ रहे हो, क्या करोगे पढ़ लिख के आप, आपके लिए पढ़ाई लिखाई क्या ही ज़रूरी है, 5वीं 6ठी क्लास पढ़ लो बस, अपना हिसाब जान लो। तो मतलब मेरे कहने मतलब कि उनको रिस्ट्रिक्शन दिया गया, हमेशा उनको आगे बढ़ने से रोका गया, ठीक है। जो अदर जो हायर क्लास थी, मतलब जो अदर कास्टें थे, हाई कास्टें थे, उनको विशेषाधिकार प्रिविलेज मिले, ठीक। दूसरा हायरार्की ऑर्डर तो वो मैंने बताया था कि जैसे ब्राह्मण सबसे फर्स्ट रहेंगे, फिर क्षत्रिय रहेंगे, फिर वैश्य रहेंगे, फिर शूद्र रहेंगे, ठीक। तो ये हायरार्की ऑर्डर पाया जाता है, आज भी पाया जाता है, ये हकीकत है, आज भी ही ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक। और मैं एक और चीज़ में तुम्हें बताता हूँ, यू हैव टू मतलब कभी कभी ना इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो। जैसे आज भी कोई ब्राह्मण है ना, ठीक है, मतलब इसको देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे सेंस में मत लेना, पर ये रियलिटी है। जैसे मान लो कि कोई भी जनरल का बंदा है ना, ठीक है, और साथ में कोई SC ST का कोई बंदा है, योग्यता दोनों में मान लो कि सेम है, पर याद रखना कि प्रायोरिटी आज भी इसी को दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मान लो कि एक कोई जनरल का बंदा है और इसमें SC कोई ST का बंदा है, इसको मान लो कि कम योग्यता है कंपेरिजन टू इसके, फिर भी इसी को ही मान्यता दी जाएगी। चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लो, ब्यूरोक्रेसी में भी अगर आप जाओगे ना, जहाँ पे फिर बात आती है मेन एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की, ठीक है, या मान लो को सचिव बनाने की, तो उसमें भी यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज भी कहीं ना कहीं मतलब वो सारी चीज़ें हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे मान लो कि कोई SC ST का बंदा है, उसने मान लो कि भागवतम अच्छे से पढ़ लिया, वेद पुराण अच्छे से पढ़ लिए, परंतु कभी भी वो ये याद रख लेना कि भारत के कोई बहुत बड़े मंदिर का पुजारी कभी नहीं बन सकता। हकीकत में बता रहा हूँ, कभी नहीं बन सकता, बहुत बहुत रेयरली कोई चांसेज है कि उसमें बन पाए, वो कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें आज भी है, ऐसा नहीं है कि ये अभी नहीं है। और ऐसा मैं ये आपको भी देखने को मिला होगा कि बहुत सारे लोग बहुत विद्वान होते हैं, उसके बावजूद भी वो मतलब ऐसा नहीं कि मंदिर का कुछ काम करे, परंतु बहुत सारे ऐसे जो मंदिर के लायक नहीं है वहाँ पे बैठने के लायक, मतलब बस वही अपनी पेट पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं मंदिरों में। इसीलिए देखो ना मंदिरों में क्या होता है, मतलब मेरा कहना है मतलब ये चीज़ें गलत है। अरे बात ये मंदिर हिंदू मंदिरों की नहीं है। मैं अभी यहाँ पे गया था हज़रत निज़ामुद्दीन वहाँ पे भी जाओगे ना, मतलब कहने मतलब करप्शन के अड्डे बन गए हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे जो योग्य व्यक्ति होना चाहिए, जो पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच रहा, क्योंकि वही हायरार्की ऑर्डर, ऐसे नहीं मुस्लिमों में ये चीज़ें सारी जगह पाई जाती है, वहाँ पे भी हायरार्की ऑर्डर होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हायरार्की ऑर्डर ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है, परंतु ये कास्ट सिस्टम के एक सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। मैं खुद गई थी अजमेर दरगाह पे, हाँ, तो मेरे होलियों को देखकर उन लोगों ने मुझसे बोला कि जियारत नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप पूजा कर लीजिए बोले पूजा यहाँ कब से स्टार्ट हो गई। मतलब वो लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का गेटअप लिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सामने वाले से बात करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ ना, आजकल जो मंदिर है चाहे मस्जिद चले जाओ, ये बिजनेस अड्डा हो गया है। आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम वहाँ गए ना हज़रत निज़ामुद्दीन, तो वहाँ पे मतलब दुकान वाले इस तरीके से कौवे चिल्लाते हैं ना मतलब आपको डराने के लिए कि आप यहाँ चप्पल खोल दो, ये मतलब इतना कौवे की तरह चिल्लाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वही है कि धर्म नहीं रहा, आजकल धर्म एक बिजनेस हो गया है। इसीलिए तो देख लो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। मैं खुद सोच में पड़ गई, मैंने कहा आप लोग होलिया देख के चेंज कर दिया, बताओ जियारत की जगह पूजा कर दी आपने तो मैं उनसे भिड़ गई। फिर मैंने कहा ये कैसे हो गया, बोले नहीं कि आप हो ना, तो मैंने मुझे कौन समझ रहे हो तुम लोग यही होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो रियलिटी में ना, जैसे मैं भी देखो इस्कॉन से जुड़ा हूँ, मतलब मेरा कहना मतलब है कि रियल क्वालिफिकेशन के व्यक्ति है ना वहाँ नहीं है, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। जिनमें वैदिक मंत्रों का मतलब अच्छा ज्ञाता हो, तो वो अगर अच्छा व्यक्ति रहेगा तो ये काम करेगा नहीं, वो कर्मकांड वो कभी बढ़ावा नहीं देगा। ये पूजा करवा लो, वो करवा लो, आपके ये शनि दोष, वो दोष तो मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें हैं, गलत व्यक्ति वहाँ जब पहुँचता है तब गलत चीज़ों को प्रमोट करता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, चलो अगली बात। अब बात आते हैं, देखो अब ये सारी चीज़ें अपने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, बात आती है मॉडर्न चेंजेस। अब देखो सबाइस बात है, हाँ चेंजेस हुए हैं, परंतु बात ये है कि किस लेवल पे हुए हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ कि यूपीएससी हमेशा ऐसे ही पूछता है कास्ट सिस्टम को। जब आप क्वेश्चन, जब ये टॉपिक पढ़ लोगे ना, फिर क्वेश्चन बनाना आपको बन जाएंगे। देखो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मॉडर्न चेंजेस, देखो अपने मानते हैं कि शहरों में हुआ है, मतलब आप ये बोलोगे 100% हो गया, ये तो गलत बात है। शहरों में कास्टिज्म बहुत अच्छे लेवल पे होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक। परंतु हाँ यहाँ ये है
कि एनोमिनिटी है, मतलब यह अनामिता है, लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं। इस कारण से भी यहाँ चीज़ें क्या है ना, हो रही है पालन। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई गाँव का कोई ब्राह्मण है, ठीक, अगर वो किसी होटल में गया, उसको पता लगे चमार का होटल है, मैं पक्का बता रहा हूँ नहीं खाएगा खाना। बात है ना, लोग इसलिए खा लेते हैं यहाँ पे शहरों में आके, क्योंकि पता नहीं है कौन बना रहा है, क्या है, समझ रहे हो ये चीज़ें, पहली बात, ठीक। दूसरी बात है, आज भी ये चीज़ देख लो कि अर्बन मतलब शहरों में देख लो, विलेजेस में जाके देख लो, विलेजेस में आज भी जो चेंजेस हुआ है कास्ट सिस्टम में बहुत कम हुआ है। मतलब ये मान के चलो कि जहाँ यहाँ 10% चेंजेस हुआ है, तो यहाँ 20% हुआ है। ऐसा नहीं है कि शहरों में मतलब 100% हो गया। शहरों में आने के बाद में भी लोग है ना, अपनी मानसिकता वही है लोगों की, मैं सही बता रहा हूँ, आज भी उनकी मानसिकता वही होती है। ऐसा नहीं कि उनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा बदल गई है, ठीक। अब ये देखते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी, जैसे मान लो कि विलेजेस में 10% चेंजेस हुआ है, अर्बन में मान लो कि 20% चेंजेस हुआ, तो अब वो देखते हो चेंजेस के कारण क्या है। तो सबसे पहला बड़ा कारण कि भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन के लक्षण में परिवर्तन हुआ है। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे आजकल क्या हुआ है ना, कि जैसे मान लो कि कास्ट सिस्टम है, ठीक। अब कास्ट सिस्टम, अब देखो पहले ऐसा होता था कि जैसे मान लो शूद्र है तो शूद्र का ही काम करता रहेगा। अब ऐसा नहीं है, अब शूद्र का बेटा IAS अधिकारी भी बन रहा है, समझ में आया। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के सर्वोच्च उसमें भी जा रहा है, ठीक। दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ा, मान लो बहुत सारे राज्यों के प्रधानमंत्री भी बन, मतलब वो CM भी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े सचिव बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे कास्ट सिस्टम, जैसे पहले ऐसा होता था कि जैसे 4 भागों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आजकल इस तरीके से डिवीजन तो नहीं है, जो मतलब ये इस तरीके से डिवीजन नहीं है ना। आजकल तो कास्ट मतलब जैसे मेन जो है कि खंडात्मक विभाजन नहीं है कि इन 4 पार्ट में डिवाइडेड कर दो, अब तो ऐसा नहीं है। अब ये हो कि हाँ, कास्ट सब आज भी अपन लगाते हैं, पर तो ऐसा नहीं अपने आप को, जैसे मैं हूँ, अब अपने आप को मैं क्या डिफाइन करूँ कि मैं शूद्र हूँ या मैं वैश्य हूँ, कोई डिफाइन नहीं कर सकता। क्योंकि देखो आज जो जैसे क्षत्रिय का था, क्षत्रिय का तो आज नॉर्मल जो है बंदा वो भी जा रहा है आर्मी में, ठीक है। तो सवाल सी बात है कि खंडात्मक विभाजन के लक्षण में परिवर्तन हुआ, ठीक है। मतलब है, आज भी जातियों में विभाजन है, जातियाँ बहुत प्रकार की पाई जाती है, परंतु ये खंडात्मक विभाजन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा कुछ है नहीं। आजकल ऐसा इसलिए मिलता है, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जन्मजात सदस्यता के लक्षण में परिवर्तन हुआ। वही मैं बता रहा हूँ, पहले लाहौर का बेटा, जो मतलब कुमार का बेटा, मान लो कुमार का काम अब नहीं करता भाई। अब कुमार का काम देखो, एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहा है, तो क्षत्रिय भी वो बन रहा है, ठीक है। आर्मी में भी जा रहा है वो, ठीक है, वो खेती भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो आज वो सब ऐसी बात है, जन्मजाति लक्षण, सदस्यता के लक्षण वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि पहले जजमानी सिस्टम थे तो उसको अपनाना पड़ता था, आजकल मार्केट इकोनॉमी ने वहाँ पे आकार ले लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑटोमेटिक ये चीज़ें वो ख़त्म हो गई है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। अगला, अंतर्विवाह के नियम में परिवर्तन हुआ, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मतलब फिर भी बताना चाहिए, मैं इतना बड़ा चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं कि आज जैसे आज मैं घर पे बोलूँ कि पापा मुझे हाँ इस कास्ट की लड़की पसंद आ गई है तो मैं कल ही जाके शादी कर लूँ, ऐसा भी नहीं है। परंतु हाँ ये है कि थोड़ा बहुत, जैसे लड़कियाँ भी बाहर निकली है पढ़ने के लिए, लड़के भी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि समझ बात है, वहाँ मिल रहे हैं स्कूलों में। अरे जैसे UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे जो है भारत में छोटे छोटे सांस्कृतिक हब बन रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तब देखेंगे भी उस चीज़ को। और मेरा कहने का मतलब है कि अंतर्विवाह के जो नियमों में जो परिवर्तन आ रहा है ना, उसका कारण ये है कि जैसे मान लो, देखो सुनो, जैसे पहले क्या था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो सब बात है, लोग घर पे रहते थे। अब घर पे तो भाई कोई लड़की तो बाहर जाएगी ना, तो उसको लड़का कैसे, मतलब सब बात लव मैरिज की स्टार्ट कैसे हो गई वो तो होगा ही नहीं। और उस टाइम भाई गाँव का सिस्टम इतना खाप, पंचायत सिस्टम इतना भयंकर रहती थी, तो सब सी बात है उस ज़माने में मतलब बहुत बड़ी बात होती थी लव मैरिज करना, मतलब उस तरीके से जब इंटरकास्ट मैरिज करना बहुत बड़ी बात थी। पर आजकल क्या हो रहा है कि जैसे लड़कियां भी पढ़ने निकल गई, मान लो कि वो बीटेक कर रही है या PMT कर रही है, कहीं बाहर निकल गई, या कोचिंग के लिए मान लो बाहर निकल गई, जैसे वो दिल्ली आ गई, ठीक। अब स्वाभाविक सी बात है, वो जो पढ़ने की उम्र होती है उसी में ही स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्मली कि जो हार्मोन जनरेट होते हैं, अब स्वाभाविक बात है कि रिलेशनशिप में लोग आ जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर ये तो आज भी हकीकत है कि आज भी कास्ट के आधार पर बैरियर या रिलीजन के बैरियर पे लोग एक दूसरे को आखिर में रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं। परंतु कुछ ना कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ लिख के मतलब हाँ नहीं लगता कि हम मतलब हमारे परफेक्ट बॉन्डिंग है तो हमें शादी करना चाहिए, तो फिर वो कास्ट वास्ट के नियमों को नहीं मानते हैं, ठीक। तो पहला कारण ये हो गया कि चेंजेस बाय समाज में लोग बाहर निकल रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे के विचार जान रहे हैं, तो उन चीज़ों से परिवर्तन आ रहा है। दूसरा, माँ बाप क्यों मानने को तैयार हो रहे हैं। माँ बाप देखो, अब जैसे किसी को इकलौता बेटा है, ठीक है,
अब समझो ये चीज़ें। अब इकलौता बेटा, क्योंकि अब देखो आजकल की जो क्या गवर्नमेंट की 2 चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, एक आध लड़का है, अब स्वाभाविक से उनको लग रहा है कि हमारे तो वंश का चिराग है, अगर ये इसको हम मार देंगे, अदर कास्ट जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है फिर हमारा कौन बचेगा। तो धीरे धीरे क्या है, पेरेंट्स भी चेंज हो रहे हैं। रीज़न उसका ये नहीं है, रीज़न ये है कि उनकी कुछ कंडीशन है। दूसरा उनका भाई स्वाभाविक बात है, अगर मेरा बेटा मान लो हमें छोड़ के चला गया, तो हमें बुढ़ापे में सहारा कौन देगा। तो इस कारण से भी पेरेंट्स चेंज कर, मतलब अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो भाई पढ़े लिखे हैं, समझते हैं भाई क्या कास्टिज्म, ये सब सारी चीज़ें फालतू की। अपन मैं बता रहा हूँ, ऐसे पेरेंट्स बहुत कम हैं। मतलब आज भी आपको समाज में ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे 99% जो इन चीज़ों का विरोध करते हैं। अदर कास्ट या अदर रिलीजन मैरिज को वो एक्सेप्ट नहीं करते, हकीकत सब लोग जानते हैं। और उसका रीज़न ये है कि समाज में उनकी पेट होती है, नहीं हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा पे हानि होगी, हमें लोग क्या क्या कहेंगे। जैसे मैं मम्मी को अपनी बोलता हूँ कि मैं तो भाई अदर कास्ट मैरिज करूँगा, तो मम्मी बोलती है कि हमें मतलब तो क्या चाहता है कि हम जीते जीते मर जाए, मतलब कहने मतलब समाज के ताने सुनने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कारण है कि अंतर्विवाह के नियम में परिवर्तन आया, पर इतना बड़ा परिवर्तन भी नहीं आया कि सब कुछ लोग इंटरकास्ट मैरिज करने लगे हैं, ठीक है। पर मैं आगे अपन देखेंगे कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। जैसे अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो 5-6 लाख की समथिंग दे देती है गवर्नमेंट, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है 5-6 लाख पाने की। तो सर आप गवर्नमेंट की मानने के लिए तैयार होगा? हाँ, गवर्नमेंट की स्कीम मानने के लिए रेडी है आप? अरे मैं पक्का रेडी हूँ मैं तो नहीं, बात ये नहीं, बचपन से मेरा माइंडसेट ऐसा रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज करना ही है। मतलब इंटरकास्ट क्या, इंटर रिलीजन भी, मैं बचपन से ऐसा रहा हूँ कि मैं कास्ट वास्ट सिस्टम को मानता नहीं था। मतलब इस मामले में घर वालों का हमेशा विरोधी रहा हूँ इसीलिए मेरे घर वाले कभी मेरे को नहीं बोलते कि अच्छा बेटा है वो बचपन से था। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को ये चीज़ें कोई किसी ने सिखाया है। मतलब ये मानी चलो, मुझे बचपन से, मैं पहले दूसरी क्लास में पढ़ता था ना, तब से ही ये चीज़ें थी। क्योंकि बचपन से मैं बता रहा ना, मैंने एक्सीडेंट ऐसे देखे कि मतलब हम एक इंसान होकर कैसे एक दूसरे इंसान के साथ भेदभाव कर सकते हैं, जो भी हमारे हार्ड मास का कठपुतला है। तो वो बचपन से ही चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसी रही कि चीज़ें कुछ पढ़ा, कुछ समझा। तो बचपन से ऐसा रहा। एक बार था कि मतलब मैं छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा क्या ही समझेगा। तो मैं उस टाइम मेरे हमारे हेडमास्टर थे, वो हरियाणा से थे वो, तो उन्होंने पूछा कौन दहेज नहीं लेगा। तो मैं एकमात्र मैं ही बंदा था क्लास में। तो मतलब सोचो कि मेरी थॉट ऑफ क्रिएटिव उस ज़माने से ठीक थी। मतलब कि भाई कुछ चीज़ें जो गलत है तो गलत है, वो नहीं करनी। तो मेरा कहना है मतलब कि ये रहनी चाहिए। और रियल एजुकेशन का मतलब ये, हाँ सर ये सिर्फ जो है ना अरेंज मैरिज की जगह तब तो कभी उम्मीद मत कीजिए। अरेंज मैरिज है तो कभी हो ही नहीं सकता है। मेरे घर वाले भी नहीं मानते इस बात को भाई। तो हाँ, समाज ना नया कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो जो भी करता है ना मजबूरी में करता है। धर्म को लेकर के नहीं करता है समाज एक्सेप्ट। धर्म से वो जो है ना कभी इधर उधर मतलब भटकना नहीं चाहते। अरे कोई नहीं, मत टेंशन मत लो, सब करके बताऊंगा, टेंशन मत लो, यहीं पे हैं कोई नहीं सर, बता दीजिएगा इंटरकास्ट किया है या फिर। सर हमें एक एग्जांपल मिल जाएगा आंसर में लिखने के लिए पर मेरा मानना देखो ना, एक चीज़ याद रखना कि इंटरकास्ट मैरिज करना या इंटर रिलीजन मैरिज करना, अगर आप खुद स्टेबल हो ना, मतलब बन गए हो, तब करना बहुत ईजी हो जाता है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मेरे घर वाले अगर आज IAS बन जाऊँ तो मैं बोलूँगा कि मुझे कल इस लड़की से शादी करना है, तो घर वाले मान जाएंगे नो झिझक, नो। ये होता है। हाँ, पर आज मैं बोलूँगा ना, बढ़ी जाएगी, फिर रोकने वाला है ही कौन। हाँ, बात ये ना, अपन आज मैं बोलूँगा तो मेरे घर वाले 2 डंडा मारेंगे कि भाई तेरा पढ़ने का खर्चा हम उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं क्या। तो मतलब समय चेंज, मतलब कौन सी सिचुएशन में कौन सा डिसीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एक मतलब ऐसा था कि चाइना से है ना, एक चाइना की लड़की के राजस्थान में एक लड़की से शादी हुई थी। सोचो, उसमें पूरा गांव एकदम खुशी मना रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा इनका कहाँ गया वो इंटरकास्ट, ये सब चीज़ें वो कब खत्म होगी। मतलब वो उनके लिए, मतलब समझ लो सम्मान की बात होगी, हम चाइना से बहू ला रहे हैं तो मतलब देखो समाज कैसे रिएक्ट करता है। मतलब मेरा कहना मतलब कि लोग इस तरीके के ही हैं। अब जैसे मान लो कि जैसे मान लो मैं इंटरकास्ट मैरिज कर रहा हूँ, ठीक। अगर कोई लड़की मान लो IAS अधिकारी है, तो वही समाज उसको ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब इसका मतलब ये है समाज लालची है उनके हित में। सक्सेस के बाद आप जो हाँ, लेकिन सक्सेस से पहले नहीं। आप यही खुद ही आप ये चीज़ सोचो ना कि आप वही उसी समाज में रह रहे हो, उसी समाज में कि अदर कास्ट की अगर लड़की से आप शादी करो तो समाज उसका विरोध कर रहा है। परंतु वहीं कोई एक वही लड़की अगर IAS अधिकारी बन के आए तो हाँ, सब एकदम गले लगाने को तैयार रहेंगे। तो मतलब स्वाभाविक सी बात है।
सर एक पहेली है ना, जहाँ भी मरता है गरीब मरता है, अमीरों का कुछ नहीं होता है। हाँ, तो ये मैं ठीक है। चलो ना एक और चीज़ बताता हूँ। एक ही याद रखना, जो रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के लागू होते हैं ना तो हाई क्लास पे कभी लागू नहीं होंगे और न ही लो क्लास पे लागू होते हैं। वो लागू होते हैं मिडिल क्लास ही है, जो इन सबको झेलता रहता है और वही इनको बढ़ावा, रीति रिवाज, सारी चीज़ें फलाना ढिकाना, जाति, ये सब वो मिडिल क्लास ही होता है। देखो हायर क्लास को देख कभी फर्क पड़ता है? सोचो, देखो मैं अभी कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे हार्दिक पांड्या था, लेके भी नहीं चलते हैं ना। हाँ देखो ना, क्लास जैसे के लोग। हार्दिक पांड्या था, देखो उसकी कोई वाइफ है, प्रेग्नेंट होगी, फिर उसके बाद में शादी कर रहा है। किसी ने कुछ आवाज़ उठाई और सोचा अपने घर में ऐसा हो जाए तो जल लग गया तो लड़की जिंदा मार देंगे, लड़के को मार देंगे। समझ गए? ठीक। दूसरी बात, जैसे अभी किसी ने ये रणवीर कपूर ने शादी की, रणवीर कपूर ही नाम है ना, आलिया भट्ट से शादी की थी। आलिया भट्ट भी ऐसी थी, पहले प्रेग्नेंट थी। सोचो वही सोसाइटी है और ये सोसाइटी है। मतलब कहने का मतलब है कि एक लड़की जिनका रेप हो जाता है, ठीक है, या मान लो किसी रिलेशनशिप में रहते हुए मान लो कि गलत, मतलब जो भी XYZ कारणों से बच्चा अगर वो धारण कर लेती है तो समाज उसको मार देता है। और आज की तो देखो ना, कल या परसों की बात है, राजस्थान में ऐसा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यही समाज है। मतलब सोचो कि कितना बड़ा एक डायलेमा है ना। मतलब इंडियन सोसाइटी का ये बहुत बड़ा वो धुंध है। तो ये सही चीज़ें नहीं है। देखो गलत चीज़ें गलत ही होती है, आप ये चीज़ मान के चलो। हाँ बोलो। उसमें एक नाता प्रथा के बारे में बताया गया था कि वो नाता प्रथा में लेके आई थी, इसलिए उसके साथ ऐसा किया। वो क्या होती है भैया? देखो नाता प्रथा मैं बता रहा हूँ। देखो हमारे तरफ राजस्थान में ये चीज़ें चलती है। जैसे क्या होता है ना, अगर मान लो किसी लड़की है, उसकी शादी हुई और मान लो कि उसकी शादी, उसका हस्बैंड मर गया, पहली कंडीशन तो यही होती है मोस्टली। या उसका मान लो कि उसके किसी व्यक्ति ने, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया उसको, ठीक। जब इस महिला की शादी होगी तो उसको बोलते हैं कि नाता, मतलब नाता करना। मतलब अब उसकी लड़की की जब दोबारा शादी होती है तो उसको बोलते हैं नाता करना। उसको मैरिज नहीं बोलते हैं, नाता करना बोलते हैं, ठीक। एक चीज़ ये चलती है। दूसरी चीज़ हमारी तरफ ये चलती है राजस्थान में कि जैसे मान लो कि हम कोई, मान लो 3 भाई हैं, ठीक। अब 3 भाई है, इनका ये तीनों भाई है, अब तीनों की शादी हो चुकी है मान लो, या मान लो नहीं भी हुई है, कोई भी दोनों केस में। अगर मान लो जैसे बड़े वाले भाई की अगर वाइफ मर जाती है तो दूसरे वाले जो भाई होते हैं ना, उसको चूड़ी पहनाई जाती है, तो उसको भी नाता ही बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सिस्टम होता है, नाता सिस्टम है। वो देखो सही भी है, गलत भी है, दोनों चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं मतलब, और मैंने एक चीज़ जो सबसे बड़ा, मैंने बता रहा हूँ, मैं लाइफ में बहुत मैंने प्रैक्टिकल किए हुए हैं। मतलब कि जैसे कोई लड़की है ना, लड़का, अगर लड़के की मान लो कि शादी टूट गई है, मान लो कि उसकी बीवी मर गई है, कुछ भी हो गया हो, मान लो एट द एनी कॉस्ट, लड़का नई शादी कर सकता है, धूम धड़ाके से करेगा, पूरे गांव को जिमाएगा, सब कुछ होगा। परंतु याद रखना, एक लड़की की दोबारा शादी नहीं होती है। अब तो फिर भी सोसाइटी में धीरे धीरे कुछ कुछ एक आध दो एग्जाम्पल देखने मिल जाते हैं। नहीं तो लड़कियों को नाता ही भेजा जाता है, मतलब उसकी शादी नहीं होगी, फिक्स हो जाएगा वो उधर कि कोई लड़का है, बस शादी नहीं होती। परंतु मतलब एक लड़की की नई शादी हो जाती है। और एक और चीज़ मैं दुविधा बता रहा हूँ, समाज, यही समाज है। सोचो ध्यान से देखना कि जैसे मान लो एक लड़का है, इसके मान लो कि दोनों लड़का लड़की मान लो फ्रेश, अभी कोई शादी नहीं हुई है, तो दोनों कोई नहीं, समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है। पर एक लड़का जिसकी वाइफ मर गई है, ठीक है, तो वो आराम से एक है ना नई लड़की से शादी कर सकता है, समझो, और पूरा एकदम पूरा समाज उसको रेस्पेक्ट दे रहा, सब कुछ है। पर वहीं एक लड़की जिसकी शादी हो गई थी, उसका पति मर गया, मान लो उसको कोई छोड़ के चला गया, उसको कभी शादी नहीं होता। मतलब अब दूसरी बात, शादी नहीं होता है मतलब उस शादी का जैसा अरेंजमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, वो एक फ्रेश लड़के से शादी नहीं कर सकती है। मतलब समझ में आया? क्या तो डाइवर्स रहा हो, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई हो या मर गई हो, इस टाइप के लड़के से उसकी शादी होगी, तो इसके कारण क्या ना महिलाओं को शोषण होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मेरे मामा की लड़कियाँ थी, तो उनका ऐसा ही था, सेम केस था। तो उसमें ऐसा हुआ कि फिर उसको जो शादी हुई ना, मतलब नाता जिसमें भेजा गया, उसको 4-5 बच्चे थे ऑलरेडी, उसका वाइफ बन के जाना पड़ा, और उससे एज में वो 15 साल बड़ा था। ये मैं खुद हकीकत मैंने अपने, मतलब मेरे मामा की फैमिली में ये केस देखा। तो ये बहुत गलत सिस्टम है। अब जो देखो गलत चीज़ें गलत ही होती है। तो मेरा कहना मतलब, दूसरी बात है ना, लड़कियाँ खुद भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने है ना अरे ये कुछ चीज़ें पर्सनल है, चलो कोई नहीं, छोड़ो। मैंने मतलब खुद एक लड़की को मैंने मतलब ऐसा प्रपोजल भेजा था, वो मतलब उसको वीडियो, मतलब ऐसा था कि उसका शादी टूट गई थी, तो मैं बोला कि मेरे से शादी करो। मतलब मैं है ना एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। तो उसने साफ मना कर दिया साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मैं तुमसे नहीं कर सकती, मैं उसी से करूँगी जिसका मान लो शादी टूट गया हो। तो मतलब इसीलिए मुझे ना ये रियलिटी पता है, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लड़कियां भी अपने आप को ऐसा समझने लग जाती है कि इस समाज में ऐसा ही है, तो हमें वो हक ही नहीं है कि नहीं शादी कर ले हम। मतलब मेरा कहने का मतलब तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
तो अगला देखो, खान पान में सामाजिक समाज जुड़े नियम, तो वही मैं बता रहा हूँ कि खान पान में देखो, आजकल आप शहरों में जाके कहीं से होटल में खा रहे हो, उसका रीज़न है कि अनोमनिटी, आपको पता नहीं है, पर तो वहीं आपको पता लग जाएगा ना, तो आप नहीं खाओगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक, सोशल संबंध मान लो कि ठीक है, आज आप स्कूलों में कॉलेजों में जा रहे हो तो वहाँ थोड़ा बहुत बातचीत होने लगी है, पर फिर मैं बता रहा हूँ, अगर वही लड़का आपका जो दोस्त हो, चाहे कितना खास दोस्त हो, आपके घर आएगा तो दिक्कत होगी। मैं फिर बता रहा हूँ उसको, और ये हकीकत है, आज भी होता है। आप किसी, जैसे मान लो कि चाहे आप SC ST के किसी, मान लो कि उस बंदे को कभी घर पे लाओ, आपके घर वाले आपको खुद को डांटेंगे, मैं क्योंकि मैं खुद ये झेल चुका हूँ ना, मुझे पता है ये चीज़ें, आखिर मैं बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज भी वो चीज़ें हैं, परंतु बाहरी रूप से ऐसा हो गया कि जैसे मान लो कि अपन, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, अब यहाँ पे चाहे मेरे सब दोस्त हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पर इन्हीं दोस्तों के साथ अगर मैं घर जाऊँगा, ठीक है, तो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़ें, वही सारी चीज़ें जो है खान पान के नियम आज भी, पर हाँ थोड़े थोड़े चेंजेस हुए, वो आउटर साइड में हो रहा है, अरे ऐसा नहीं घरों में हो रहा है धीरे धीरे। अब जैसे मैं बताऊँ, मैं खुद मैंने ये चीज़ें की ना एक्सपेरिमेंट, तो मैंने मान लो कि मेरे को दोस्त थे, मान लो कि हरिजन को दोस्त है, तो मैंने पहले तो मेरे माम एकदम पूरा रिस्ट्रिक्ट थे इन चीज़ों के खिलाफ, पर बार बार आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिक फिर सब घर वाले अब धीरे धीरे, अब ऐसा कि हम, हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, मम्मी थोड़ा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए वो चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा करती थी। अब धीरे धीरे वो भी है कि बोलते हैं ना कि समय परिस्थिति के अनुसार सब कुछ हो जाता, अब नॉर्मली है, अब इतना विरोध नहीं कर पाती है, मतलब सीधी सी बात है। हाँ ये हो सकता है आज भी वो मन से एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, मैं ये बता रहा हूँ। तो मेरा कहने मतलब सोसाइटी इसी तरीके की है। ठीक, अगली है विशेष अधिकार व नियोक्ता में परिवर्तन। जैसे आजकल देखो, कोई भी बंदा कोई भी एजुकेशन ले सकता है, एक SC का बच्चा भी वो संस्कृत जाके पढ़ के एक विद्वान बन सकता है। ठीक है, पहले तो ऐसा होता था कि जैसे मान लो कि किसी को याद करो, जैसे मतलब जैसे वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि जैसे कोई एक शूद्र था, उसने कुछ मतलब कि ये था कुरान, मतलब नहीं, जो उपनिषद है ना वो सुन लिया था, तो राम भगवान ने उसको मार दिया था। मतलब इस तरीके की भी चीज़ें हैं जो उस टाइम ऐसा अलाउ ही नहीं था, मतलब आजकल ये चीज़ें नहीं है, परंतु फिर भी मैं बता रहा हूँ सामाजिक स्तर तौर पे आज भी वो चीज़ें हैं, विशेषाधिकार प्रिविलेज मिले हुए हैं ब्राह्मणों को, इससे ठीक है, नियोक्ता आज भी रोक थोपी जाती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, इस मंदिर में नहीं। जैसे आप आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते होंगे, किस मंदिर में आज उनको नहीं जाने दिया गया, ठीक है, उनके साथ ऐसे भेदभाव हुआ, ये सारी चीज़ें आज भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि इंडियन सोसाइटी, पर हाँ धीरे धीरे चेंजेस हुआ है। जैसे आप खुद ही देख लो ना, सबरीमाला मंदिर में मान लो महिलाओं को अलाउ नहीं किया गया, अब नहीं, अब देख लो ये क्या है, ये नियोक्ता ही होगी ना, कि आज भी महिलाओं को माना जाता है कि नहीं है उस, ठीक है, बहुत सारी दरगाह होती है उसमें भी अलाउड नहीं होती महिलाएं। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब कि है आज भी वही चीज़ें हो रही है, परंतु कुछ कुछ चेंजेस हुआ। जैसे अभी है ना, मुंबई में एक दरगाह बनी जिसमें ओनली मुस्लिमों को, मतलब लड़कियों का अलाउ है। मतलब ऐसे भी मतलब नए नए चेंजेस हो रहे हैं, परंतु फिर वही है कि मेजोरिटी क्या है, मतलब बात तो वही उसी की आती है ना। हायरार्की ऑर्डर में परिवर्तन आया है कि आजकल ऐसा नहीं कि अब जैसे ब्राह्मण है, वो देखो मेरे गांव में ऐसा था, अभी क्या हुआ था कि जैसे चपरासी की भर्ती हुई है, अब देखो कैसे मतलब चीज़ें चेंजेस आती है वो मैं बताऊंगा। अब चपरासी की भर्ती आई थी, उसमें थी डायरेक्ट भर्ती। अब भाई आज के ज़माने में ये हो गया कि गवर्नमेंट जॉब का थप्पा होना चाहिए, क्योंकि आजकल देखो जो ब्राह्मण है, पहले क्या होता था, एजुकेशन देता था, ठीक है, वेद मंत्र जाप करता, आजकल ये मतलब कोई रहा नहीं। एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, उसके लिए आप B.Ed करो, ये सारी चीज़ें। अब पहले तो जो सामाजिक तौर पे मिल जाता था वो नहीं, अब जो ब्राह्मण है वो भी बेरोजगार है, तो अब वो झाड़ू जो है मतलब मनरेगा उसमें भी काम करने को तैयार है वो, क्योंकि उसको अब आजीविका चाहिए। क्योंकि अब पहले जजमानी सिस्टम था, तो जजमानी सिस्टम के कारण आजीविका संकट नहीं था, परंतु अब आजीविका का संकट आ गया, तो वो मतलब जो है 4th श्रेणी का जो काम है वो भी करने को तैयार है। पर पहले सोचो, ये पहले किसके लिए काम बना था, एक शूद्र कम्युनिटी के लिए वो काम बना था। परंतु तो इसीलिए बोलते हैं ना, जो गवर्नमेंट जब चेंजेस, मतलब देखो गवर्नमेंट के इन्हीं का चीज़ों के कारण चेंजेस आते हैं। अब जैसे एक चीज़ याद रखना हमेशा, जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं एक खतरा ये भी है कि वापस से कहीं ना कहीं फिर से ये जो है समाज में विभाजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है उसमें फिर वही हो जाएगा, ब्राह्मण वैश्य शूद्र उस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। देखो मतलब ऐसा बोल नहीं सकता हर जगह होगा, और देखो गवर्नमेंट में तो फंडामेंटल राइट उसको लागू करने हैं, परंतु प्राइवेट कंपनी पे सैलरी होते हैं कि उनको वो चीज़ें करेंगे, मतलब कह रहे हो, मतलब समझो ये चीज़ों का मतलब। तो मेरा कहने मतलब है कि ये चीज़ें कैसे ट्रांसफॉर्म चेंजेस होते हैं, कैसे मान लो गवर्नमेंट जो है मान लो कोई जॉब निकाल रही है वैकेंसी, तो उसे कितने बदलाव आते हैं, परंतु इन चीज़ों से बदलाव नहीं आते। ठीक, अगला देखो जाति व्यवस्था की निरंतरता। मतलब आज भी अपन देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था है, अरे ये सब कुछ सब लोग जानते हैं। ठीक है, समाज के खंडात्मक विभाजन के रूप में निरंतरता, आज भी ब्राह्मण को एक स्पेशल वो मिलता है। ठीक है, आज भी कुछ लोग हैं जो शूद्र है। ठीक है, तो आज भी खंडात्मक विभाजन तो बना ही हुआ है ना।
कोई लोग अपने आप को बढ़िया बोलते हैं, ठीक है, कोई अपने आप को ग्वाला बोलते हैं, मतलब कहने मतलब खंडा तो विवेचन आज भी है, जाट है, मतलब हर तरीके के लोग, ठाकुर है, सब कुछ हर तरीके का बना हुआ है। जन्मता सदस्यता रूप में निरंतरता, आज भी यही बात सही है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, ठीक है, ये हकीकत है। शूद्र का बेटा शूद्र है, चाहे वो आईएएस बन जाए तब भी शूद्र ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आईएएस बन गया तो अब वो वैश्य का बेटा हो गया, नो, आज भी नहीं, तो कंटिन्यूटी है। अंतर्विवाह समग्र में निरंतरता, आज भी यही है कि इंटरकास्ट मैरिजेस करनी है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखना हो ना मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, न्यूज़पेपर में आया ना, एक पेपर आता है पूरा तो मेरी खोजी प्रवृत्ति रही है, जैसे आप उसमें मतलब है ना, उसमें रहता है कि एक वधू चाहिए, कभी पढ़ा है ये, वधू चाहिए, विवाह के लिए वर चाहिए, है ना। तो उसमें आपको ना ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें है ना 95% क्या है, 99 ही मान के चलो, उसमें यही होता है कि सेम कास्ट का चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट जॉब चाहिए और दूसरी बात है ना, एक आध लोग मैं देखो, मैं इन चीज़ों को सबको ऑब्जर्व करते रहता हूँ। देखो ये हो सकता है कि आपको लगे क्या सर करते रहते हैं, पर है ना, इससे है ना समाज की तुम्हें पकड़ पता लगती है। तो मैंने कुछ केस ऐसे भी देखे जिसमें साफ बोलते हैं कि हमारे लिए कास्ट बैरियर नहीं है। आप चाहे कल ही अखबार देख लेना, एक आध एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, वो साफ लिखते हैं कि हमारे लिए कास्ट बैरियर नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कास्ट को बैरियर नहीं देंगे, परंतु बोल देंगे नहीं, रिलीजन हमारे लिए बैरियर है कि हिंदू ही होना चाहिए। परंतु कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो कास्ट भी बैरियर नहीं रखेंगे, रिलीजन भी बैरियर नहीं रखेंगे, उनके लिए भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, ठीक है, हमारी बेटी को संभाल सके, या हमारे मतलब समझ रहे हो, हमारे बेटे के लिए ऐसा चाहिए या बेटे के लिए चाहिए, मतलब समझ रहे हो। तो इस तरीके की जो सोसाइटी आपको दिख जाएगी वहाँ पे। तो मेरा कहना मतलब आज भी कास्ट का महत्व है, उसके कारण आज भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल डालना चाहोगे तो डाल देना कि अखबारों में जो आता है वर वधू चाहिए, तो वहाँ पे साफ दिखता है कि अंतर्विवाह के जो समूह मतलब है कास्ट वाला आज भी कंटिन्यू अपन देखते हैं। अरे दूसरी बात एक चीज़ है, जो सम्मेलनों में जो विवाह होता है उसमें भी मोस्टली कास्ट के आधार पर ही होता है, क्योंकि बहुत सारी कास्टें करवाते हैं, जैसे ब्राह्मण समाज सम्मेलन हुआ, ठीक है। मतलब अब सवाल बात है, जब वो ब्राह्मण समाज ही करा रहा है तो वो तो कभी नहीं अलाउ करेगा ना इंटरकास्ट में मैरिज करने के। तो मतलब जो ये सामूहिक जो सम्मेलन विवाह होता है उसमें ऐसा ही होता है, ठीक। सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन आरक्षण के आधार के रूप में निरंतरता। अब देखो, अब पहले ये था कि जजमानी व्यवस्था थी, तो उसके कारण जो है कास्ट सिस्टम बना हुआ था, परंतु आजकल क्या हो गया, किसके आधार पर हो गया कि जैसे मान लो कि SC ST को आरक्षण दे दिए है, ठीक है, OBC को आरक्षण दे दिए हैं, ठीक है, अब तो EWS भी आ गया है। तो इससे तो साफ पता लग गया है कि ये चीज़ें तो आगे भी बनी रहेगी, मतलब कोई ख़त्म होने का कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि अब जैसे मान लो कि SC ST का विरोध करते हैं कि भाई ये तो पूरा आरक्षण का मज़ा ले रहा है, ये सारी चीज़ें आज मतलब नए तरीके के विरोध देखोगे तो इसी तरीके के तो हो रहे हैं ना, जो पहले कास्ट सिस्टम के आधार पर होते थे, ठीक। मतलब ये चीज़ें मैं हकीकत में बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें होती है, मैं खुद इन चीज़ों को मैं खुद झेल रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब देखो ना, आज समाज कल है ना, जैसे मान लो मैं IAS बन गया, तो वो लोग मेरी योग्यता को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि मैं ST कैटेगरी का हूँ इसलिए IAS बन गया तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें आज भी है। मैं जब कॉलेज में था ना, तो मेरे को टीचर है ना, मेरे नाम से नहीं, मेरे जो कास्ट का नाम था पीछे मीणा, उसके आधार पर मुझे बोलते थे कि अच्छा मीणा जी हो, आपका तो क्या ही दिक्कत है, मतलब मतलब मेरा कहने मतलब कि लोग आज भी उसी आधार पर, मतलब जैसे पहले कास्ट के आधार पर चिढ़ाते थे लोग, आजकल जो मतलब ये आरक्षण के कारण है ना भाई, आपको तो आरक्षण फ्री में मिला है, ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब है कि आज ये इस टाइप के एक न्यू डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गए हैं। और ये हकीकत बता रहा हूँ, ये हर जगह है। आप चाहे प्रॉपर IAS बन भी जाओगे, चाहे SC का बंदा हो, ST का बंदा हो, ठीक है, तो आपको जो अपर क्लास है वो हमेशा आपको डिनाई करेगा कि आप तो हमारे योग्य नहीं, आप हमारे बराबर नंबर नहीं ला सकते। वरना आप ये चीज़ देखो ना कि आपकी सामाजिक जो आपकी जो मान लो आपकी भाई स्वाभाविक सी बात है, एक जो व्यक्ति है, अब देखो यही हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तो यही है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ने वाले बेचारे गवर्नमेंट स्कूल से, एक वो बंदा पढ़ रहा है हाईफाई स्कूल से, ठीक है, CBSE की स्कूल से पढ़ रहा है, तो कभी गवर्नमेंट का बच्चा कभी नहीं इनको वो कंपेयर कर पाएगा। तो वैसे ही जैसे मान लो कि SC ST भाई इतने सालों से कभी उनके माँ बाप को भी कुछ एजुकेशन लिए नहीं है, अब वो बेचारे पहली बार स्कूल में आ रहे हैं। अब स्वाभाविक बात है उनको आरक्षण मिला तो भाई इसी कारण से तो मिला ना, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में उनकी पिछड़ी हुई है, अब पिछड़ी हुई है आज, इसीलिए उनको ज़रूरत है। लोग तो वही बता रहा हूँ, पढ़े लिखे होके भी मतलब इस तरीके की बातें करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मतलब कहने मतलब कि आज आप आगे जाके IAS बन जाऊँ तो आपको ऐसे बहुत सारे IAS अधिकारी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अरे तू तो आरक्षण के कारण यहाँ पे पहुँच गया। तो ये चीज़ें होती है। अगला राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति है तो वोट मोबिलाइजेशन के आधार के नौकरी नेता, मतलब देखो आज भी जो बहुत सारे जाति के, जैसे सबसे रामविलास पासवान, तो सबसे बड़ा बोला जाता है कि वो देखो ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा सत्ता पाने के लिए हमेशा रहा, क्योंकि उसकी एक जाति थी। ये किसका म्यूट करो
म्यूट करो किसका हो रहा है, ठीक है। जैसे रामविलास पासवान है, ठीक है, लालू प्रसाद यादव है, ये लोग जैसे मतलब हमेशा ही बने रहे थे, ठीक है। सपना अब आ रही हो तुम क्लास का पूछ के? अरे मैं वो किसी काम में बिजी थी, रिकॉर्डिंग तो है ना? हाँ है, ठीक है। वोट मोबिलाइजेशन के आधार पर निरंतर आज भी जैसे बहुत सारे दल है, जैसे मान लो कि जैसे ये किसके अखिलेश का जो पार्टी है वो किसके लिए है, ये मतलब जैसे मोस्टली जैसे बोला जाता है यादवों के लिए, ठीक है। लालू प्रसाद यादव की देख लो, ठीक है, रामविलास पासवान की देख लो, तो ये सब ऐसी बात है किसको वोट मोबिलाइजेशन के रूप में आज भी कास्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। बीजेपी मोस्टली किसके लिए बोली जाती है, ब्राह्मण के लिए, इनके लिए, अपर कास्ट के लिए बोली जाती है, ठीक है। अगर कांग्रेस को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनके लिए देखी जाती है, मतलब राजनीतिक दल भी अपने अपने वोट बैंकिंग होता है। जैसे सबसे बड़ा मायावती है, ठीक है, उनका तो सब ऐसी बात है, SC जो होता है उनके लिए है, तो इनके कारण भी है जो है आज भी कास्ट सिस्टम बना हुआ है। अगला है जनता द्वारा दबाव समूह के रूप में अपने समूह के हितों के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए संगठन निर्माण के आधार पर, वही मैं बता रहा था, जैसे जाट महासभा हो गई, ठीक है, ब्राह्मण महासभा हो गई, राजपूत संगठन हो गया, ठीक है, इस तरीके के संगठन बने हुए हैं। अरे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कल आप IAS बन जाओगे ना, तब भी वहाँ पे भी IAS के भी एसोसिएशन होते हैं, IAS के भी कास्ट आधार पे भी एसोसिएशन होते हैं, ठीक है। IPS बन जाओगे तो वहाँ पे भी एक लॉबी होती है आपकी, उसमें भी कास्ट आधार पे डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब वही है कि चीज़ें आप चाहे कितने भी बन जाओ IAS अधिकारी, पर ये चीज़ें कभी नहीं छूटने वाली, ठीक है। पर हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, पर कहीं ना कहीं आप फिर भी कास्ट के आधार पर वो चीज़ों पे आ ही जाओगे, ठीक है। अगला जातिवाद के रूप में कुछ नीतियों में जाति पंचायत के रूप में निरंतरता, आज भी देख लो, जैसे खाप पंचायत सिस्टम है, तो वो साफ मना करती है कि अगर कोई अदर कास्ट का लड़का अधिक कास्ट से शादी करता तो मार दो उन दोनों को। हरियाणा में तो सीधा रूल है। और मेरी इतनी स्टूडेंट रही है, उन्होंने जब बताया कि सर यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि अगर आपने सोच भी कैसे लिया तो गए ख़त्म, आपको फैमिली को मार देंगे, मतलब उस तरीके का सिस्टम है। इसलिए माँ बाप डरते हैं वहाँ पे, मतलब अपने बच्चों की खुशी को भी छोड़ देते हैं। मतलब कहने मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा मतलब है ही नहीं, अगर माँ बाप रेडी भी है ना तब भी नहीं कर पाते शादी, तो खा पाँच, ठीक है। तो अब ये 4 क्वेश्चन है, ये लिखना, ठीक है, तब आगे जाके अपन अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो यही वाइंड अप करते, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो। कुछ क्वेश्चन है सर? हाँ, तो बोलो। खाप पंचायत पे गवर्नमेंट कोई रूल नियम मतलब लगा के उसको हटा नहीं सकता? देखो एक चीज़ याद रखना है ना, इसी पे है ना, अब आगे भी पढ़ेंगे, इसी में आएगा भी। देखो खाप पंचायत सिस्टम क्या है ना भाई, इसकी सामाजिक पकड़ बहुत खतरनाक होती है इनकी। मतलब सोचो समाज का, अब देखो समाज है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब देखो गवर्नमेंट को मान लो कोई सरकार है, जैसे अभी BJP सरकार है, अब भाई इनको सरकार हमेशा, देखो कोई भी व्यक्ति है ना सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, अब इनको सरकार बनानी है तो भाई इसी समाज के वोट चाहिए, यही तो वोट बैंक है। अब वोट बैंक को कभी नाराज़ करेगी सरकार? कभी नहीं करेगी। इसीलिए अपन आगे पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जरूर हमेशा इन पे और वो लगाता है रोक, परंतु सरकार कभी आज तक कानून बना के नहीं लाई। उल्टा सरकार इनको खाप पंचायतों को मजबूती करती है, याद रखना। पूरी हरियाणा में लागू है या फिर किसी पंचायत, एक पंचायत में? मतलब नहीं, मतलब जैसे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट होगा ना, हरियाणा, सॉरी राज्य, हाँ हरियाणा हाँ, तो राज्य है, तो उसमें किसी डिस्ट्रिक्ट में लगा होगा ना, या फिर किसी पंचायत? अरे नहीं, सुनो देखो, हर वहाँ पे क्या होता है, हर गांव की एक पंचायत होती है, ठीक। अब इन पंचायतों के ऊपर सब पंचायतें, जैसे मान लो तहसील लेवल पे मिल गए तो ये खाप पंचायत है। अब ये खाप पंचायतें, हर तहसील की खाप पंचायतें जुड़ के रहती है। अभी याद करो जो नूह में घटना हुई थी ना, उसके बाद ये खाप पंचायतों ने डिसाइड किया था कि सब मुसलमानों को बाहर निकाल के फेंको और सब अपना वो रखो, हथियार रखो। ये भाई सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हो तो साफ बोल दिए कि खट्टर हमारी जो है रक्षा नहीं कर पा रहा, खट्टर को हटाओ, इसको CM कौन बना दिया इसको। तो मतलब मेरे कहने मतलब इनका बहुत सामाजिक आधार होता है ना। अब भाई समझ, और ये हो रहा है इनका, जैसे मान लो खाप पंचायत का निर्णय आ गया तो इनके कोई किसी समाज के व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो इधर उधर हो जाए, नहीं तो फिर उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वो मैं सिखाऊंगा कि हमारे गाँव में चलता है सिस्टम, वो बहुत ख़राब सिस्टम है। आगे देखिए, इतना कठोर नहीं होता है कहीं पे, मतलब अदर स्टेट में ही है हम लोग। नहीं, हरियाणा में ज़्यादा है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा कठोर है। हमारी तरफ ये इतना नहीं है। हमारी तरफ ये होता है क्या ना, समाज में जो है ना उनके बात को मानना मतलब
मतलब सब बहुत अच्छी बात है, बट इतना कठोर नियम को कौन मानता है आजकल? मतलब मानने के लिए मान सकते हो, बट इतना कठोर नहीं होना चाहिए जो कि अदर कास्ट पे भी इफेक्ट करे। हाँ, मतलब लोगों को जान से मारना तो गलत ही है ना। हरियाणा में तो मार देते हैं ना, हाँ हरियाणा में तो मार देते हाँ, हैं। वही तो बता रहा हूँ, वहीं का सिस्टम है। जैसे हमारी तरफ भी खाप पंचायत होती है। जैसे मान लो अगर मैं, देखो सुनो अगर मैं इंटरकास्ट मैरिज कर लिया मान लो, तो ऐसा होता है हमारे पंचायत बैठेगी। अब तो इतना महत्व नहीं रहा, पर फिर भी आज से 5-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि ऐसा मान लो कि पंचायत बैठेगी, गांव के सब पंच आएंगे, सब बैठेंगे उसमें, ठीक है। सहमति से एक निर्णय पारित होगा कि फैलीराम के परिवार को अब समाज से बाहर कर दिया गया है। अब इनके घर में ना तो कोई आएगा ना जाएगा, अगर कोई आएगा जाएगा उसके परिवार को भी घर से उससे बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे होता है। तो दिव्या तो बोल रही थी ना, तो यूपी में तो राजनीति खेलते हैं, वो सब जगह होता है ऐसा। राजनीति खेलते हैं। पता है कैसे खेलते हैं, मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक कांड हुआ था, मतलब एक ही गाँव में लड़का लड़की, ठीक है, जिसको रेस्ट करना रेस्ट करो, फिर 5 मिनट बाद में शुरू करते हैं। हाँ बोलो सपना।